आने वाले दिनों में हरियाणा में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से मेंबरशिप अभियान की शुरुआत की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में पोस्टर लॉन्च किया, मेंबरशिप अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, मैम खुद हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा यूथ कांग्रेस का जो संगठनात्मक चुनाव है? देख रहे हैं पिछले कई साल से यूथ कांग्रेस में बाकायदा इलेक्शन होते हैं। इससे मौका मिलता है कि कोई भी युवा जो इच्छुक है राजनीति में आने के लिए, और राजनीति में आने का मकसद यही होता है कि एक विचारधारा के साथ जुड़ना और लोगों की सेवा करना, ये दो मेन मकसद होते हैं। तो ऐसे मन में इच्छा लेकर कोई भी यूथ हमारे यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है। पिछले दिनों कोविड करके ऐसी स्थिति थी जो चुनाव नहीं हो सका, लेकिन हमारी टीम ने अच्छा कार्य किया ऐसे दौर में भी। एक बात तो आप भी मानेंगे, चाहे हम सचिन कुंडू की बात करें, चिरंजीवी राव की बात करें, अमित शाह की बात करें, जितने भी यूथ कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं सभी को प्रिय जब भी चुनाव होते हैं टैग लगता रहता है कि हुड्डा साहब के गुट का है, ये रणदीप गुट का है, ये सैलजा गुट का है। इस बार इन चीज़ों से आप लोग पार कैसे पाएंगे? देखिए, बात ये है कि ये लेबलिंग तो जिस हिसाब से भी जो भी कोई कर देता है, असली बात ये है कि लोगों के बीच में जाकर कार्य करना, सेवा करना, यूथ को जोड़ना कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, और राहुल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। और मैं समझती हूँ कि राहुल जी के आने के बाद यूथ कांग्रेस एक मूवमेंट बनकर निकली है, उभरी है, और लाखों करोड़ों यूथ पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के साथ जुड़ा। सवाल सरकार का कर लेते हैं। सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं। कल तमाम विधायकों की बैठक भी बुलाई गई थी। अब कोशिश कर रही है सरकार की तेज़ गति से विकास के काम हो। कोरोना भी जा चुका है। अब क्या मानते हैं, क्योंकि मुद्दों की आप लोगों के पास भी कमी नहीं है, महंगाई का मुद्दा हो, तेल का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर आप लोग सरकार को क्यों घेर नहीं पा रहे? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में गति की कोई कमी नहीं आई। कैसी वो? हाँ, मैं वो, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, और वो गति है खोखली अनाउंसमेंट करने की। उसमें कोई कमी नहीं आई। एक अनाउंसमेंट पीछे छोड़ी, फिर दूसरी पे आगे, फिर तीसरी पे आगे, कि लोग पिछली में उलझे रहेंगे, फिर उलझे रहेंगे। काम ज़मीन पर कुछ हुआ नहीं। आज आप जनता में जाकर देखिए कि इनकी ना तो कोई पॉलिसी लागू हुई है, चाहे पेट्रोल डीजल की आप बात करें, उसके कारण महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी है, आम नागरिक है, एक और महंगाई की मार, दूसरी ओर कोरोना की मार। और कोरोना की मार भी ऐसे नहीं पिछली बार की तरह। पिछली बार केवल रोजी रोटी की बात थी या हमारे प्रवासी नागरिकों की बात थी, लेकिन इस बार की जो मार पड़ी है, इन सब के साथ साथ आपने देखा कि सरकार 1 साल पहले कोरोना की बात शुरू हुई थी, लेकिन व्यवस्था इनकी इतनी जर्जर होगी और कोई तैयारी नहीं होगी, ये देखकर दुनिया के सामने हमारा सर झुक जाता है। तो काफ़ी घेरेंगे कैसे सरकार को? आने वाले दिनों में कोई रणनीति बनाई हो? बाई इलेक्शन भी होना है। हम लगातार घेरते रहे हैं और घेरते रहेंगे। हमने ये लड़ाई ज़मीन पर भी लड़ी है, लोगों के बीच में जाकर लड़ी है, और चाहे हमने मेमोरेंडम देने की बात कही हो, सेशन तो अभी पता नहीं है, बुला नहीं पाएंगे, तो हर तरह सदन में भी और सड़क पर भी हर जगह हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ काम करने वाली है नहीं। इनको आपस में ही अपनी उलझनों से फुर्सत नहीं है, केवल स्लोगन देना इनका काम है। और लोगों की जो बदहाली हुई है, हमारे युवा की जो बदहाली हुई है, महंगाई से जो आम नागरिक मर रहा है, वो सबके सामने है। और ये सरकार पूरी तरह से 600 दिन की आप क्या बात कर रहे हैं, इतने सालों का इनका ले लीजिए, पूरी तरह से ये सरकार फेल है। बिल्कुल, ये कुमारी सैलजा जी थे, इनका यही कहना है कि जो प्रदेश सरकार है भले ही 600 दिन पूरा कर चुकी हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो एक डिलीवरी है लोगों को काम की, वो नहीं दे पाई। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि कांग्रेस के पास बिल्कुल भी मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस सभी मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रही है, और आने वाले दिनों में अगर यूथ कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस के चुनाव होंगे। जींद में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गए। एक तरफ तो पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योजना बना रही है, तो दूसरी तरफ शहर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं।
जींद में 2 दिन पहले मोबाइल शॉप में हुई लूट का सीसीटीवी सामने आया है। जरा ये तस्वीरें तो देखिए, कैसे ही बेखौफ बदमाश मोबाइल शॉप में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। एक युवक ने मुंह पर मास्क तो दूसरे युवक ने हेलमेट लगाया हुआ था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक ने मोबाइल दिखाने को कहा तो दुकानदार ने 2 मोबाइल युवकों को दिखाए। दोनों मोबाइल दिखाते हुए ही एक युवक ने शर्ट ऊपर उठाकर कमर से पिस्तौल निकाल ली और मोबाइल लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। 2 बंदे आए थे बाइक पे, एक ने तो जेट ब्लैक कलर का हेलमेट पा रखा था और दूसरे ने मुंह पे मास्क पा रखा था और दुकान पे आए थे, बोले 15 से 20 हज़ार तक का फ़ोन दिखा दे। वो भाई था बड़े वाला, वो फ़ोन दिखाने लग गया उनको, तो फिर वो 4-5 फ़ोन दिखाए थे उनको फिर, और यहाँ खड़े थे वो, यहाँ पे खड़े हो गए वो कर रहे थे आपस में बात बूत करने लग गए। तो फिर उसमें से एक जने ने अपने 2 फ़ोन उठा लिए, दूसरे ने फिर एक यहाँ से पिस्टल निकाल के वो दिखा दी उसको भाई को। तो इतने में फिर वो जब तक वो एक ने बाइक स्टार्ट करी और दूसरा इतने में यही खड़ा रहा, वो पिस्टल दिखा के, तो इतने में फिर बाइक लेके चले गए थे। वहीं लूट की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास भी पूछताछ की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लिया। फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच करने में जुट गई है और अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है और उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। पानीपत के माइल टाउन क्षेत्र में एक बंद कमरे में पति और पत्नी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पानीपत में एक पति पत्नी का बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शांति नगर इलाके की है। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने जब अंदर झांक कर देखा तो कमरे में दोनों के शव पड़े हुए थे। मनोज का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जबकि उसकी पत्नी आशा का शव संदिग्ध हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। ये देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और मुआयना करने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। वहीं पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच की जा रही है। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि एक पति पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, थाना माल टाउन के इलाके की घटना है। शांति नगर में एक हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी मिली है घर के अंदर। हस्बैंड उसका फंदे से लटका हुआ था और लेडी बेड पर मर्द पड़ी हुई थी। तो अभी उनके परिवार के सदस्य पहुंचने वाले हैं, सूचना दे दी है। तो जैसे जैसे वो कंप्लेंट करते हैं उसी हिसाब से हम आगे की कार्रवाई उसमें करेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते 19 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पहले युवक को फोन कर बहाने से घर से बुलाया गया और उसके बाद लाठी डंडों से पीट कर उसको अधमरी हालत में सेक्टर 45 के पास छोड़कर हत्यारोपी फरार हो गए, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में एक बार फिर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 19 साल के नरेंद्र उर्फ नितिन को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। युवती के परिवार वालों ने नितिन को बहाने से घर बुलाया, फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और उसे अधमरी हालत में करीबन 10 किलोमीटर दूर ग्रीनवुड सिटी के पास फेंक दिया और हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। मामला लड़की का है, वो लड़की भी बातें करती थी और मेरे लड़का भी बातें करते थे। और ये अभी से नहीं था, 6 महीने साल भर सारा हो गया होगा। दोनों बात करते थे खूब, आपस में चैट करते हुए भी। फिर फोन करके उसने कहा कि मेरे बाप को जरूर बुलाया है, घर पे बैठ के बात करेंगे। हमने रात को 8 बजे फोन करके उससे पूछा वरुण से कि हमारा लड़का आया होगा तुम्हारे पास, तेरा फोन ऑन करा। हमारे पास कोई फोन नहीं आया और ढूंढ लो अपना। उन्होंने मार के अपने घर पर बुला के मार के 45 सेक्टर में डाल दिया। तब वहाँ से लड़के के पास फोन पड़ा था हमारे लड़के का ही, तो उसने राह चलते आदमी को बताया कि वो मेरे जीजा के पास फोन करा। तो हमारे छोटे वाली लड़की के जमाई ने फोन कराया, जब हमें बताया।
मामले में एसीपी की माने तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। वहीं साइबर सिटी में झूठी शान के लिए हत्या की इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। ये जो चारों इस घटना में शामिल थे, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाए। हत्या की प्रमुख वजह जो बताई जा रही है, किसी लड़की से इसका अफेयर था और उसकी रंजिश बताई गई है और उसको इसलिए बुलाया गया था कि हम तुम्हारी शादी की बात करना चाह रहे हैं। तो ये बात कह के और फ़ोन पे उसको बुला लिया और उसके कारण फिर उसको मारा पीटा गया और उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि चूंकि युवक नाबालिग युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के परिजनों को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने युवक को अपने घर बुलाया और पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। कैथल में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैथल के अर्जुन नगर में उस वक्त गोलियों की गूंज से हड़कंप मच गया जब हथियारों से लैस होकर आए एक परिवार ने पीड़ित पक्ष पर गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में लोग घरों के बाहर निकल आए और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। दरअसल दो पक्षों में करीब 20 दिन से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी पक्ष ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। साथ ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 15 के करीब राउंड फायर भी किए। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया राम अंधे में गाड़ में खड़ा हो गया मेरा ऊपर रामचंद्र सतीश, तीनों चारों छोरे ने बस लठ लेकर बरसा दिया। कोई बात नहीं, ना मेरे गले कोई झगड़ा, ना मैंने झगड़ा कराया। मैं उन्हें नहीं कह रहा, मैं तार भाई मैं तुरंत उतर कर खड़ा हूँ, मेरा नाम मारो। फिर भी वहाँ हटे नहीं, मेरा गड़ा दड़ बरसा दी थी। डांस निकल गए मेरे 2-3 तो। और ये गली में बैठे हुए थे तो उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इनके ऊपर पीछे से वार कर दिया, जिसमें सुनील, तीस और पवन और इनके जो चाचा के लड़के हैं, तीनों उनके नाम लिखवाए गए हैं FIR में। क्या हथियार लेके आए? ये सर इनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, उनके पास डंडे थे और कुछ और रोड राड वगैरह जो भी था देख नहीं पाए हम ध्यान से, क्योंकि हमने तो अपने बचाव करने के लिए अपने घर में छुपना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी दिलीप सिंह अस्पताल पहुंचे। डीएसपी की माने तो मामूली रंजिश का मामला सामने आया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आज करीब 7-7:30 बजे अर्जुन नगर में 4-5 व्यक्तियों ने, परिवार के व्यक्तियों ने मिलकर के एक परिवार पे हमला किया है, जिसमें फायरिंग हुई है और फायरिंग में 4 लोग इंजर्ड हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है और उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा में शराब तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बहादुरगढ़ पुलिस ने तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें बहादुरगढ़ की हैं, जहां बड़े शातिर तरीके से लाखों रुपए की शराब की तस्करी की जा रही है। लाखों की शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कुलासी गांव निवासी सुरेश के रूप में हुई है। आरोपी ने शराब की तस्करी के लिए ट्रक में स्पेशल हिडन कैबिन बनाया हुआ था। इस दौरान ट्रक में क्रॉकरी के सामान के साथ शराब की तस्करी की जा रही थी। आरोपी ट्रक में भरकर शराब की पेटियों को बिहार ले जा रहा था। हमें सूचना मिली थी कि बहादुरगढ़ से बदली होते हुए बिहार ट्रक में शराब लाएगी, तो इस सूचना पर हमने नाकाबंदी सुविधा के पास की। तो उसके कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है, जिसको हमें रेल को सूचना दी गई थी। तो वाकई हमने चेक की तो उसमें क्रॉकरी प्लस 419 पेटियाँ शराब की मिली थी, जिसमें सुरेश
जो कुपासी गांव का रहने वाला है वो गाड़ी को चला रहा था और उसी के नाम गाड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि सोनीपत L1 संचालक रविंद्र मलिक, बल्लू प्रधान और इंद्रजीत के कहने पर वो शराब की तस्करी करता था। इससे पहले भी आरोपी सोनीपत से बिहार शराब सप्लाई कर चुका है। रविंद्र मलिक और बल्लू प्रधान और इंद्रजीत का L1 से लेके आए हैं और उन्होंने हमारे को गाड़ी पहले भी कोई चक्कर लगा चुका सर? इसने बताया मेरा दूसरा चक्कर था, पहले भी एक चक्कर लगाया था। पकड़े माल की कीमत कितनी होगी सर? माल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संजय भाटिया पहले भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी सीख नहीं लेते। संजय भाटिया के इस बयान से पार्टी की तो किरकिरी हुई ही है, साथ में संजय भाटिया की साख पर भी सवाल उठे हैं। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया का विवादों से गहरा रिश्ता है, तभी तो वो सुर्खियों में रहते हैं। कार्यकर्ताओं से मीटिंग के दौरान सांसद महोदय फ्लो में कुछ ऐसा बोल गए जिसे हम हूबहू नहीं सुना सकते। जिनने अपने भाइयों को टेंडर दे दिया, भाइयों के साड़ियों ने टेंडर दे दिया, तो वो बात करें उसकी, वो बात करें किसानी की। को हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी, और वो किसानी की बात करें। ये तो एक बात आज नहीं, आज क्योंकि वो राज में बैठा है, सारे इससे उम्मीद रखते हैं। किसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी वो गाड़ी जिंदा ही आवेगा, चाहे कितना मर्जी सिद्धांति हो। संजय भाटिया ने कांग्रेस पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई तो माननीय को टेंशन हुई और जब उनसे इन अपशब्दों के बारे में पूछा गया तो जो उन्होंने जवाब दिया उससे हर कोई दंग रह गया। गाली गुली तो शायद मैं ऐसा कोई इंटेंशनली किसी को गाली दी हो, लेकिन कई बार शब्दों के अंदर वो बीच में मिक्स हो जाता होगा, लेकिन मैं ऐसे किसी को गुस्से में गाली दी अगर आप मुझे वीडियो दिखाएं, आज तो मैं बिल्कुल बहुत ही आनंद में और शांत मन से बैठा था। फ्लो में कई हाँ, फ्लो में तो आपसे बात करते हुए चली। संजय भाटिया के इस बयान से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने सांसद के अमर्यादित बयान का विरोध किया और कहा कि वो शिष्टाचार भूल गए हैं। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर से करेंगे। हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने किसानों का कंधा यूज करके, उनका नाम यूज करके कांग्रेस के नेताओं को गाली दी है। क्या बीजेपी पार्टी इतनी बेशर्म हो गई और इस नीचता पे पहुंच चुकी है कि उसको अब शिष्टाचार भी भूल गई, राजनीतिक जो मर्यादा है उसको भी भूल गई, और शायद ये जिस नर्सरी से ट्रेनिंग लेके आए हैं ये उसी की देन है। और मैं तो स्पीकर जो हैं हमारे पार्लियामेंट के, उनसे भी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे सांसद को अब सांसद रहने का अधिकार नहीं है। संजय भाटिया पहले भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी सीख नहीं लेते। सांसद के ऐसे बयानों से पार्टी की किरकिरी हुई है, साथ में संजय भाटिया की साख पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। माननीय सांसद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो गया और बाद में सांसद सफाई से बचते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद हरियाणा के युवक विशाल जूड़ की रिहाई के मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले में सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, जिसके बाद विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विशाल की रिहाई जल्द होगी। ऑस्ट्रेलिया में रोजी रोटी की तलाश में गया कुरुक्षेत्र का विशाल जूट, जिसे राष्ट्रभक्ति भारी पड़ी, वो भी इतनी कि 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसका दोष केवल इतना था कि विशाल ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारी मोदी विरोधी और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। इसी बीच भारत के तिरंगे की आन बान शान बनी रखे विशाल ने देश का तिरंगा फहराया,
देश के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, जो कि प्रदर्शनकारियों को नागवार गुजरा। विशाल के साथ मारपीट की गई, उसे झूठे केस में फंसाकर सिडनी जेल में बंद कर दिया गया। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं विशाल जूट। ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शनकारियों का शिकार हुए। विशाल 3 महीने से सिडनी जेल में बंद है। विशाल ने प्रदर्शनकारियों के बीच लहराया था तिरंगा। विशाल जूट के साथ पहले हाथापाई हुई। विशाल को झूठे केस में फंसाया गया। विशाल से जेल में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। विशाल को लेकर गुस्सा पूरे प्रदेश में है। कई जगहों पर विशाल जूट की रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर आए। लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति भी है। ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद विशाल की रिहाई की कोशिशें लेकिन अब तेज हो गई हैं। राष्ट्रभक्त विशाल की देश में वापसी के लिए सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसके बाद विदेश मंत्री ने सीएम को भरोसा दिया विशाल की रिहाई के लिए जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई दूतावास से बातचीत करेंगी। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र। खबरें अभी तक। बहरहाल विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास से बातचीत का आश्वासन तो दिया है। देखना होगा कि विशाल जूट रिहाई मामले में विदेश मंत्रालय क्या कदम उठाता है। अंबाला नगर परिषद एक्शन मोड में है। अवैध निर्माण करने वालों पर नगर परिषद लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद ने अंबाला कैंट में बनाए कई अवैध निर्माणों को गिराया। इन दिनों अंबाला नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फिर नगर परिषद की टीम ने कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को गिराया। इस दौरान किसी भी तरह के विरोध का सामना करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं गली में बने हुए एक बाथरूम को भी नगर परिषद की टीम ने गिरा दिया। अवैध निर्माण करने वाली महिला ने काफी विरोध भी किया। महिला ने रोते हुए कहा कि अगर उसका घर गिराया है तो जितने भी अवैध निर्माण अंबाला कैंट में हैं वो भी गिराए जाएं। वहीं नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि किसी ने सीएम विंडो पर इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके चलते इन लोगों को कई बार नोटिस भी दिए गए थे, पर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पर ये जो सीएम विंडो में कंप्लेंट की गई थी और इलीगल एंक्रोचमेंट की गली में जो सारा रास्ता ब्लॉक किया गया था, तो उसको नोटिस वगैरह भी दिए थे, जिसके तहत उसको आज तोड़वा दिया गया है। और इसी तरह याद आज जो 1-2 जगह की इलीगल एंक्रोचमेंट उसको वहाँ से रिमूव किया जाए। दरअसल नगर परिषद वालों ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। नगर परिषद वालों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अरावली वन क्षेत्र में बने खोरी गांव में रह रहे करीब 10,000 लोगों को वहां से हटाया जाएगा। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू होने वाला है। अब ऐसे में इन लोगों का पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी कोई योजना किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद अरावली वन क्षेत्र में बने खोरी गांव में 10,000 घरों में रहने वालों की नींद उड़ गई है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि अगर इनके घर टूट गए तो वो कहां जाएंगे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता खोरी गांव वालों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑर्डर को खराब नहीं कर रहा, कहीं कानून व्यवस्था खराब नहीं हो रही, कहीं धारा 144 यहाँ लगी हुई नहीं है, लोगों इकट्ठा होने पर यहाँ कोई मनाही नहीं है। हम कोई कानून तोड़ रहे हो तो आप जो मर्जी कानून के हिसाब से एक्शन। वहीं इस दौरान खोरी गांव से पहुंचे लोगों के कारण बदरपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों का कहना है कि उनकी बिजली पानी सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में वो कहां जाएं? कोई घर किराए पर नहीं दे रहा। उनके लिए बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। घर खाली हो रहा है, सामान वापस ले जाओ, कहाँ ले जाए? 15 साल से रह रहे हैं, कहाँ लेकर जाएं हम इस वक्त में? हर सरकार को कह रहे हैं यही कि हम अब जहाँ बसे हैं वहाँ बसे दे, हमारी झोपड़ी न तो उजाड़े, हमको बेघर न करें। हम कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी? एक तो मजदूरी कर करके कि अपने
ईंट जोड़े वो भी उजाड़ा जा रहा है, वो भी निकाला है, अपना घर खाली कर दो। कहाँ खाली लेकर रहे, कमरे भी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग। वहीं खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने के मामले पर विधायक सीमा त्रिखा का कहना है कि खोरी गांव के लोगों को घर देने पर विचार किया जा रहा है। मेरे इलाके का मसला, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी और मनोहर सरकार दोनों बहुत संवेदनशील हैं। हाउसिंग फॉर ऑल की पॉलिसी आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ही लेकर के आए, और इसके अलावा जो खोरी का विशेष मुद्दा है उसमें हमें दो चीज़ नोटिस करने की है कि सरकार ने कहीं आदेश नहीं दिया, ये का आदेश है, लेकिन जो बेघर हो गए उनके लिए कोई घर होगा, कोई पुनर्वास होगा, वो उसके लिए क्या? इसी बात के लिए ये कह रही हूँ कि हाउसिंग फॉर ऑल हमारी पॉलिसी है और हम इनको निश्चित रूप में छत देने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास देना में घर देना बड़ी बात है। देखिए घर देंगे, आप खबरें तक पर बात कर रहे हैं, जो हज़ारों लोग हैं वहाँ पर देख भी रहे हैं खबरें तक, आप घर देने का प्रयास करेंगे, घर देंगे, काफ़ी अंतर है। घर देंगे हम उनको, लेकिन एक बात मैं और साथ कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे 10,000 20,000 परिवार है वहाँ पर, उनका दोष मात्र इतना है कि उनके पास पैसे नहीं थे। वहीं इस दौरान मौजूदा पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बदरपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। अब देखना होगा कि विधायक सीमा त्रिखा के बयान का खोरी गांव के लोगों पर क्या असर पड़ता है और कब तक भू माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो पाती है।